तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। लगातार हर गुजरते दिन के साथ नए नए खुलासे, नई नई बातें, नए नए राज सामने आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के सिलसिले में। जो नई खबरें आ रही हैं, जो नई कहानी आ रही है, कहते हैं कि अगर एक शख्स जिसकी सुपारी पहले निकली थी, पुलिस ने उसे ना पकड़ा होता और वो खुलेआम होता, खुला घूम रहा होता, तो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल ना होता। एक शख्स जिसके अपने रिश्तेदार मूसेवाले गांव और उसके बराबर के गांव में न होता तो शायद सिद्धू मूसेवाला की जान बच जाती। एक और शख्स जिसे एक बियर स्प्रे की ज़रूरत थी और एक दूर तक मार करने वाले राइफल की, वो वक्त पे मिल जाता तो शायद 29वें की कहानी और पहले दोहरा दी जाती। इसके अलावा एक शख्स जो कनाडा में बैठा है, वो अलग धमकी दे रहा है और वो बता रहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में था और ये जितने शूटर हैं मैं हर एक को जानता हूँ और हमने बदला लिया है, और वो बिल्कुल एलानिया कह रहा है। कनाडा यानी टोरंटो में एक चैनल है, एक न्यूज़ का ही है इस तरह से आप कहें तो, हमदर्द मीडिया या हमदर्द टीवी, जिसके एमडी हैं अमर सिंह भुल्लर। इन्होंने बात की एक गैंगस्टर से और उसका नाम है राजीव सोपली। क्राइम तक में उसकी पूरी बातचीत में आपको सुनाऊंगा। दो उसके बड़े जो उसने कहा है, दो अलग अलग पार्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना भी, इसलिए कि उसमें धमकी भी है। राजवीर जो सोपली है, उसने कहा है कि हाँ, सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ है लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर किया गया है। सारे जो शूटर हैं वो सब मैं उनको जानता हूँ और हमने ये बदला लिया है जो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और अकाली नेता का जो कत्ल हुआ था उसका। और उसने सारी चीज़ें बताई है। मुझे लगता है कि वो आप उस ऑडियो में सारी बातें, वो पूरा इंटरव्यू आप सुनेंगे। साथ ही उसने ये भी कहा है कि सलमान खान को भी हम लोगों ने धमकी दी है, बल्कि वो और ज़्यादा आगे कह रहा है कि अगर सलमान खान ने काले हिरन के शिकार के मामले में माफ़ी मांग ली तो ठीक, और नहीं मांगी तो 1 महीने के अंदर अंदर हम सलमान खान को मार डालेंगे। ये उसने धमकी दी है और ये उसकी पूरी ऑडियो जो है वो आप सुनेंगे। अब आज की पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले एक जानकारी आपको फिर दे दूं कि कुकू एफएम पर भी तमाम कहानियां आती हैं, आपकी मनपसंद की कहानियां, रहस्य, रोमांच, क्राइम की, पॉलिटिकल बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, मिस्ट्री। तो अपनी अपनी पसंद की कहानियां आप सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे पूरी लिंक है। तो जब मौका मिले तो आप कुकू एफएम ऐप पर भी ऐसी तमाम मनोरंजक कहानियाँ, दिलचस्प कहानियाँ आप सुने और सुनकर बताएं। 2 जून इसी महीने की बात है, आज 7 है, 5 दिन पुरानी बात है। धौलपुर राजस्थान में 2 लोगों को पकड़ा जाता है। इन दोनों के नाम, एक का नाम है दिनेश उर्फ गंगाराम और दूसरे का नाम है संदीप अहीर। इन दोनों के साथ एक चंबल के पूर्व डाकू जिसका नाम है रामदत्त ठाकुर, इसे भी पकड़ा जाता है। रामदत्त ठाकुर को इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि उसने इन दोनों जो गैंगस्टर हैं इनको पनाह दी। अब इन दोनों को पकड़ने के बाद जब पूछताछ हुई तो एक अजीब सी चीज़ सामने आई। 2 खुलासे हुए। एक, जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले 8-9 दिनों से पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई, बल्कि विदेश में भी, उस गैंगस्टर लॉरेंस को कोई दूसरा गैंगस्टर धमकी दे और उससे फिरौती मांगे तो फिर वो शख्स कौन होगा। और ख़बर तो ये भी है कि लॉरेंस ने वो फिरौती दे भी दी, करीब 5 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब है कि वो लॉरेंस से ज़्यादा दबंग है, लॉरेंस से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सारे खुलासे इन 2 लोगों की, यानी कि दिनेश और संदीप की गिरफ्तारी पर हुई। अब दिनेश और संदीप कौन है? दिनेश और संदीप ये दोनों गुरुग्राम के रहने वाले हैं। कत्ल के सिलसिले में इनकी तलाश है। 15-15 हज़ार रुपये इनके सर पर इनाम है और ये दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। अब इन्होंने पूछताछ के दौरान बताया पुलिस को, जो बताया वो कहानी ये है कि जो सिद्धू मूसेवाला है, इनका कत्ल ना होता अगर जिसकी पहली सुपारी दी गई उसके कत्ल के लिए जाल बिछाया जाता और उसका काम हो जाता, और उसका नाम है अमित डागर। अमित डागर एक ऐसा गैंगस्टर जो बाकायदा
लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन तो ही है। लॉरेंस बिश्नोई को इसने धमकी दी और इससे फिरौती मांगी और उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए दो वरना तुम्हारा काम नहीं होगा। कौशल गैंग, आपको याद होगा इसी कहानी में आपको सुनाया है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद कई गैंगस्टर सामने आए जिन्होंने कहा हम बदला लेंगे सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का। उनमें एक कौशल गैंग भी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मारने की धमकी दी है। उसी कौशल गैंग से जुड़ा है अमित डागर, एक बड़ा क्रिमिनल, एक बड़ा गैंगस्टर। अमित डागर और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी ये है कि जब मिद्दू खेड़ा का कत्ल हुआ मोहाली में, पंजाब में, जिसके कत्ल के साथ ये जोड़ा गया कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर भी शामिल है और सिद्धू मूसेवाला की कहीं ना कहीं मदद की है और उसी वजह से ये बदला लिया। उस सिद्धू खेड़ा के कत्ल में, बल्कि मिद्दू खेड़ा के कत्ल में अमित डागर का भी नाम आया कि इसने किया। तो अब ये सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन हो गया। और इसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने लोगों को तैयार किया और कहा कि अमित डागर का काम तमाम करो। अमित डागर के लिए जाल बिछाए गए, रेकी हुई और सब कुछ तैयारी हो गई थी और पहला काम अमित डागर का करना था। अभी सिद्धू मूसेवाला कहीं भी सीन में नहीं है। इसके लिए बाकायदा टीम गई, पंजाब गई, जहाँ जहाँ इसके होने की उम्मीद थी वहाँ वहाँ इसको ढूंढा गया। लेकिन इत्तफाक से या ये कहें कि खुशनसीबी है अमित डागर की कि अमित डागर को पंजाब पुलिस ने मिद्दू खेड़ा कत्ल के सिलसिले में एक मुखबिर की खबर पर गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार किया तो फिर उसे उसकी कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लिया उसके बाद वो जेल चला गया। अब जेल में कैसे जाकर लॉरेंस बिश्नोई के लोग उसे मारे, इसलिए उन्हें लगा कि अब ये मामला तो टल गया, क्योंकि फ़िलहाल तो वो जेल से बाहर आएगा नहीं, ज़मानत मिलेगी नहीं। तो अब ये बात कई महीनों की हो गई। तो अब इतने महीनों तक इंतज़ार करें अमित डागर का, हटाओ। अब क्या? तो अब ये है कि इसी मिद्दू खेड़ा कत्ल में एक सस्पेक्ट के तौर पे लॉरेंस बिश्नोई ने और उसके लोगों ने देखा सिद्धू मूसेवाला को, क्योंकि उनका मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग गया और उन्हें लगा कि सिद्धू नहीं भगाया। तो अब अमित डागर तो जेल पहुंच गया, उसकी जान बच गई। उन्होंने कहा अब चलो दूसरा। अब दूसरी रैकी जो कराई तो सिद्धू मूसेवाला की। यानी अगर अमित डागर जेल ना जाता तो अभी कुछ दिनों तक सारे जो शूटर थे वो अमित डागर के पीछे रहते, सिद्धू मूसेवाला की अभी बारी नहीं आती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नसीब ने अमित डागर का साथ दिया, वो जेल चला गया, उसकी जान बच गई। और नसीब ने सिद्धू का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद सीधे दूसरी सुपारी उन्हीं के नाम की निकल गई। अब इन दोनों ने जो शूटर पकड़ाए उन्होंने ये खुलासा किया। उसके बाद अब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला हाँ कौशल गैंग से जुड़ा हुआ अमित डागर। और अमित डागर ने धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई को, और कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई ने जब उसकी धमकी पे अमल नहीं किया, उसने 5 करोड़ फिरौती मांगी कि तुम्हारा काम नहीं होने देंगे। तो जयपुर में उसका एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक चलाता है जिसमें पैसा लगा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई का। उसके एक मैनेजर की हत्या कर दी अमित डागर ने, और कहते हैं इस हत्या के बाद वहाँ का काम बड़ा असर उस पर पड़ा और इसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने 5 करोड़ रुपए अमित डागर को दे दिए और इस तरह से ये मामला ख़त्म हुआ। लेकिन वो उसकी हिट लिस्ट पे था। फिर जो मिद्दू खेड़ा का कत्ल आ गया, उसके बाद दुश्मनियाँ और बढ़ गई और इसीलिए उसने अमित डागर की सुपारी निकाली। लेकिन अमित डागर जेल चला गया और उसकी जान बच गई। ये तो रहा पहला कैरेक्टर और पहला खुलासा। अब दूसरा, इससे पहले आपको याद होगा शाहरुख खान, दिल्ली का एक क्रिमिनल, दिल्ली के एक मदनगीर के एक स्लम एरिया में रहने वाला शाहरुख, बेहद गरीब घर का। लेकिन इसे बचपन से ये था कि दबदबा, गुंडा बनना, ये उसका शौक़ था। एक और शौक़ था कि अखबारों में उसका फ़ोटो आए, टीवी पर उसकी तस्वीरें आए। तो ये धीरे धीरे पहले दिल्ली की बसों में जेब काटा करता था शाहरुख, और जेब काटते काटते फिर ये कई गैंग के संपर्क में आया। और उस वक्त दिल्ली में एक गैंग था जिसका नाम था नायडू गैंग। उस नायडू गैंग के संपर्क में आया और फिर उनके साथ मिलकर ये काम करने लगा। फिर नायडू गैंग के ही ज़रिए इसने दिल्ली में 2 मर्डर किए और उसके बाद पकड़ा गया, फिर जेल गया, फिर जेल से पहले मर्डर के बाद बाहर आ गया बेल पे, फिर दूसरा मर्डर किया। और इसी दौरान में अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो क्रिमिनल भी हो और जिसका बड़ा नाम ना हो अखबारों में और टीवी पे, जिसकी तस्वीरें नहीं आई, गुमनाम हो, अनजान हो, ताकि ऐसे लोग कहीं पर रैकी करने जाएं और किसी को मारें तो भनक ही न लगे। तो किसी तरह से दिल्ली के गैंगस्टर और जेल के दौरान मिलने के दौरान उन्हें शाहरुख के बारे में पता चला। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने और गोल्डी बराड़ ने शाहरुख को संपर्क किया। उन्हें लगा कि ये एकदम सही है, क्योंकि
इसके बारे में पुलिस में ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं, इसके कोई जानता भी नहीं है, और अभी नया नया जुर्म की दुनिया में उभर रहा है। तो पहला काम दिसंबर में 2021 में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि तुम्हें एक सिद्धू मूसेवाला को मारना है। अब उसके बाद उस पर पूरी रैकी करनी थी, सारी चीज़ें करनी थी, तो उसने रैकी करना शुरू किया। और पहले टारगेट में जो सारे शूटर थे वो शाहरुख खान अपने शूटर को लेकर जाने वाला था। 7 शूटर को उसने तैयार किया था तब भी। फिर उससे कहा गया कि एक उस वक्त एक और गैंगस्टर जो जेल में था, और भगवानपुरिया, जग्गू भगवानपुरिया, कहते हैं कि ये सबसे अमीर गैंगस्टर में से एक है, पंजाब का है और इस वक्त तिहाड़ में है, लॉरेंस भी तिहाड़ में है। तो जग्गू भगवानपुरिया ने कहा कि हम तुम्हें बियर स्प्रे देंगे। बियर स्प्रे से ये कि सामने वाले की आंख पे और बाकी चीज़ों पे पड़े तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा और वो अटैक नहीं कर पाएगा, पलटवार नहीं करेगा। लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि जब सिद्धू मूसेवाला के आसपास गनर होते हैं, पुलिस वाले हैं, कमांडो है, तो जो भी शूट आउट हो उसमें किसी सरकारी कर्मचारी यानी पुलिस वालों की हत्या नहीं होनी चाहिए, उन्हें गोली नहीं लगनी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका यह है कि उनको आसपास इस तरीके से करो थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल लाचार हो जाए। तो उसमें एक बियर स्प्रे की बात की गई और बियर स्प्रे मुहैया कराने का वादा किया भगवानपुरिया ने। इसके बाद रैकी शुरू हुई। रैकी के बाद शाहरुख को लग गया कि इसके पास इतनी सारी सिक्योरिटी है, जाकर करीब से गोली मारना मुमकिन नहीं है। फिर उसने कहा कि हमें लंबी दूरी तक मार करने वाली कोई राइफल मिले जिससे हम दूर से निशाना लगा सकें, उससे यह कि गार्ड के पास जाने का भी करीब से बच जाएंगे। वो लंबी दूरी तक मार करने वाला राइफल उधर मिला नहीं, इधर भगवानपुरिया ने वो बियर स्प्रे भी नहीं दिया। तो ये दोनों चीज़ें हुई नहीं और इत्तेफाक से उसी वक्त अप्रैल में शाहरुख पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें जो है नाकाम हो गई और शाहरुख का जो अखबारों में उस वक्त था कि फ़ोटो आए, टीवी पे नाम आए, तो ये अधूरा रह गया सपना। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद उसका वो सपना पूरा हो गया। अब शाहरुख का नाम भी आ रहा है, शाहरुख की तस्वीरें भी छप रही हैं, शाहरुख का नाम टीवी में भी है, शाहरुख का नाम अखबार में भी है। तो ये हुआ दूसरा पहलू इन्वेस्टिगेशन का। अब तीसरा, इस सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के केस में बेशक वो 7 या 8 शूटर जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन कहते हैं कि ये इस वारदात को अंजाम देना नामुमकिन था अगर कोई सिद्धू मूसेवाला की इनसाइड स्टोरी, इनसाइड खबर न देता। अब ये सारी प्लानिंग का हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले कैसे अमित डागर, फिर सिद्धू मूसेवाला, फिर उसके बाद रैकी, फिर एक अनजान गैंगस्टर को ढूंढना जिसके पुलिस ज़्यादा ध्यान ना दे, शाहरुख जैसा कैरेक्टर। अब इसके बाद चलो हथियार, गाड़ी, ये सब तो हो गया, लेकिन सिद्धू की खबर कौन दे, कब, कहाँ, कैसे निकला, कौन साथ में है, पिस्टल में कितनी गोलियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकला है कि नहीं निकला, साथ में कौन बैठे हैं, बिना गनर के निकला, गनर साथ हैं तो गनर कहाँ बैठे हुए हैं, गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है, ये कोई ख़ास आदमी दे सकता था। अब मूसा गांव में, जहाँ सिद्धू मूसेवाला का गांव है, चूँकि सिद्धू मूसेवाला को धमकी पहले से मिली हुई थी, तो ख़ास तौर पर उसके गांव और उसकी कोठी के आसपास सिद्धू मूसेवाला के कोई भी अगर बाहरी शख्स या अनजान आता था तो हर एक की निगाहें उठ जाती थी, क्योंकि एक तो थ्रेट था, धमकी थी। फैंस अक्सर आते थे, लेकिन फैंस को भी उस हिसाब से फिर सिद्धू के करीब जाने का मौका मिलता था। तो वहाँ पे एक अनजान आदमी जाकर 3-4 दिन तक रैकी करे, ये नामुमकिन सी बात थी कोठी के इर्द गिर्द। अब गैंग को चाहिए था एक ऐसा बंदा जो वहाँ जाए और 3-4 दिन रैकी करे, कोठी के अंदर भी घुस जाए, चाय भी पी ले, सेल्फी भी खिंचा ले और किसी को शक ना हो। अब ऐसा कौन? तो ढूंढते ढूंढते एक केकड़ा नाम का शख्स मिला। अब इस केकड़ा को क्यों इनसाइडर बनाया गया और केकड़ा ने क्यों इस पूरे हत्याकांड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये जानना भी दिलचस्प है। वो ये कि इसको दिलचस्प ही नहीं कहेंगे क्योंकि अफसोसनाक चीज़ है कि केकड़ा का गांव मूसा गांव से बराबर में जो जहाँ पे है एक गांव और है रामदत्ता, ये मूसा गांव के बराबर में है। रामदत्ता में केकड़ा की बहन की शादी हुई, यानी केकड़ा की बहन का ससुराल है। अब बराबर का गांव है तो गांव में तो आना जाना रहेगा और वहाँ पे कोई शक भी नहीं करेगा। इसके अलावा मूसे वाले गांव में ही जहाँ पे सिद्धू रहते हैं, कोठी है, कुछ दूरी पर इसी गांव में केकड़ा की मौसी का घर है। तो अब केकड़ा की मौसी का घर मूसे गांव में,
बराबर के रामदत्ता गांव में उसकी बहन का ससुराल। तो अब ऐसे में अगर केकड़ा वहाँ दिन भर जाए, घूमे टहले, आसपास भटकता रहे, कोई शक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिश्तेदारी है, वो अननोन अनजान शख्स नहीं है जो गांव में बाहर से आया, तो कोई देखेगा भी नहीं। और वो वही भाषा, वही बोली, वैसी सारी चीज़ें भी कर रहा है। तो इसलिए अब चुना केकड़ा को, क्योंकि वो एकदम इसके लिए सुइटेबल था, क्योंकि उसी गांव का था और उस गांव की सारी खबर दे सकता था। केकड़ा के ऊपर कोई बड़ा क्रिमिनल केस भी नहीं था, नशे और मारपीट का मामला था। उसके बाप को भी उसने, अपने बाप को भी मार मार के निकाला था, और नशे का मामला था। तो कहीं पंजाब पुलिस की नज़र में वो वांटेड भी नहीं था, ना तस्वीरें थी उसकी थाने में। लोकल थाने में ज़रूर मारपीट और ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। तो ये एक सही उनके हिसाब से कैरेक्टर था जिसको इस काम पे लगाना था। और केकड़ा चंद पैसों के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वो मूसेवाला के घर के इर्द गिर्द घूमने लगा, फिर फ़ैन बनकर घुसा। करीब कहते हैं कि वो वहाँ पे काफ़ी देर तक रहा, सेल्फी ली, चाय पी, और फिर वहाँ से निकला। अगर 29 तारीख को कहते हैं कि केकड़ा ने ये मुखबिरी ना की होती तो शायद मूसेवाले की जान बच सकती थी, क्योंकि जो शूटर थे वो सिर्फ रैकी करने आए थे और उस वक्त लगभग शाम के 4 बार तो बज गए थे। तो उन्हें कुछ अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरीके से मूसेवाला निकलेगा। लेकिन केकड़ा ने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दिया कि वो उस वक्त वहीं था, सेल्फी ली थी, और उसने बता दिया कि देखो बिना इसके अभी अभी निकला है। तो ये तीसरा पार्ट हुआ। चौथा एक और कैरेक्टर इसमें, सुभाष बानुड़ा। सुभाष बानुड़ा राजस्थान के सीकर का है, जो 7 या 8 शूटर हैं जिनका नाम आ रहा है, तस्वीर भी पंजाब पुलिस ने जारी कर दी है। उनमें से एक शूटर है सुभाष, राजस्थान के सीकर का। इसकी कहानी भी अपने आप में बेहद अजीब कहानी है। सुभाष का जो बाप था उसका नाम था बलबीर बानुड़ा। बलबीर बानुड़ा राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल का साथी हुआ करता था। आनंद पाल की पूरी कहानी आपको इसी तक क्राइम तक में मैंने डिटेल में सुनाई है। तो आनंद पाल के लिए काम किया करता था। 8 साल पहले कहते हैं, करीब 14 में, 2014 में, जब बीकानेर जेल में बंद था आनंद पाल, तब बलबीर बानुड़ा भी वहीं जेल में बंद था। और आपको याद होगा एक बार जेल में हमला हो गया था, राइवल गैंग ने कर दिया था आनंद पाल पर। तो आनंद पाल तो उस हमले में बच गया, लेकिन बलबीर की मौत हो गई। और जब बलबीर की मौत हुई तब सुभाष की उम्र सिर्फ 14 साल थी, बच्चा था वो। अब उसे पता चला, बाप को देखा, उस वक्त वो 10वीं में पढ़ रहा था, और कहते हैं कि पढ़ाई में तेज़ था। 10वीं में उसने 70% मार्क्स लाए। इसके अलावा वो बॉक्सिंग में राजस्थान स्टेट चैम्पियनशिप खेल चुका था। राजस्थान के सुभाष बानुड़ा जो एक आप कहें शूटर बन गया। तो 10th में 70% मार्क्स, स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में खेलना, सब कुछ करियर में, स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में ठीक चल रहा था। लेकिन बाप की मौत हो गई, जेल में मार दिया गया, और वहीं से वो बदल गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने कहा कि बाप की मौत का बदला लेंगे। इसके बाद बाप की मौत का बदला लेने के लिए वो अपने बाप के साथियों के साथ गांव में उठने बैठने लगा। एक बार पुलिस ने रेड मारी, बहुत सारे हथियार थे, बाकी उसके साथी भाग गए, ये भी भाग गया। तो पहला मामला इसके ऊपर आर्म्स एक्ट का चला था। तब उसकी उम्र 15 साल थी सुभाष की। इसके बाद आनंद पाल के इनकाउंटर में मौत हो गई, आपको पता ही है। तो फिर आनंद पाल का गैंग भी इधर उधर बिखर गया। उसके बाद एक सुभाष बराल गैंग आया, उसके लिए आप ये जो सुभाष बानुड़ा है ये काम करने लगा, और फिर इसके ऊपर धीरे धीरे मुकदमे दर्ज होते गए। उसके बाद पुलिस में वांटेड हो गया। फिर ये राजस्थान छोड़कर भाग गया, ये दार्जिलिंग और कहाँ कहाँ भटकता रहा। और आखिरकार आपको याद होगा एक डीसीपी आईपीएस अफसर बल्कि दिनेश एमएन, जो गुजरात में भी रहे। तो दिनेश एमएन जब एसओजी हुआ करते थे, आईजी, तो उनके सामने एक दिन अचानक सुभाष बानुड़ा आया और उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि मैं अब जुर्म की दुनिया में भागते भागते थक गया हूँ, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और एक सच्चा और अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, एक सभ्य नागरिक बनना चाहता हूँ। और ये बात उसने दिनेश एमएन के सामने कहा, जो उस आईजी थे। और उसने ये भी कहा कि मैं दिनेश एमएन जैसा बनना चाहता हूँ, ये मेरे आइडियल हैं, मैं ऐसे ही अफसर बनना चाहता हूँ आगे चलकर पढ़ लिख कर, और अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और तब कहते हैं कि उस वक्त दिनेश एमएन ने देखा, उसकी उम्र जो है उस वक्त भी नाबालिग थी, 18 का नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे इस जो सपना है उसमें मैं मदद करूँगा पूरी करने में। तुम अच्छे बॉक्सर हो, तुम स्टेट लेवल पे खेलते हो, खेलो, पढ़ाई जो भी है उसमें भी जितनी भी पुलिस से भी मदद होगी हम वो करेंगे, बॉक्सिंग में अपना कैरियर बनाओ, पढ़ाई में अपना कैरियर बनाओ। ये सारी बातें दिनेश एमएन ने तब कही थी सुभाष बानुड़ा को। लेकिन
ये सिर्फ कहना था, चूँकि वो नाबालिग था। थोड़े ही दिन के बाद वो रिमांड रूम से छूट गया, बाल जो सुधार गृह से, जेल तो गया नहीं था। और उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे अलग अलग गैंग के काम किया और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया। तो लॉरेंस के लिए काम करने लगा और उनमें से एक शूटर था, इस वक्त वो उसकी भी तलाश है। तो ये अलग अलग 4 लेवल पे 4 कहानियाँ सामने आई। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि पंजाब पुलिस ने सभी के फ़ोटो जारी कर दिए, नाम जारी कर दिए, उनकी कुंडली बता दी, कहाँ कहाँ के कौन हैं, इनका जुर्म का अब तक का हिस्सा भाई खाता क्या है। जो जिसने कराया लॉरेंस, उससे लगातार पुलिस से पूछताछ हो रही है। 3 दिन तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहा, 5 दिन और आज कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को कहा कि आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में रखो ताकि पूछताछ करो। 2 शूटर जो मैंने आपको बताया धौलपुर से, ये दोनों पकड़े गए, इन्होंने भी खुलासा किया। जो केकड़ा है वो भी पकड़ा गया वहाँ पे। जो मन्नू है जिसको उत्तराखंड से लाए थे वो भी इस वक्त पंजाब पुलिस की हिरासत में है। तो जो मेन कैरेक्टर हैं, एक अगर गोल्डी बराड़ को छोड़ दें तो लॉरेंस, इसके अलावा ये दोनों शूटर जो धौलपुर से पकड़े गए, केकड़ा जिसने मुखबिरी की, मन्नू जिसको लॉजिस्टिक सारे सप्लाई किया, ये पंजाब पुलिस के कब्जे में है। इनके ज़रिए सारे शूटर के नाम आ गए, लेकिन शूटर अब तक हाथ नहीं आए। और ये तब है जब कई स्टेट में एक साथ अलर्ट है इनके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लॉरेंस भी बता सकता है, प्लानिंग की जाती है तो पहले और आखिरी, जैसे मनी हाइस्ट आपको याद होगा, प्रोफेसर साहब उसमें हर चीज़ का करते हैं, यहाँ फंसेंगे तो आगे क्या करेंगे, ये होगा तो वो क्या होगा, तो यहाँ भी सारी होती है। अब सवाल ये कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कब्जे में है इस वक्त, उसके बावजूद आज 10वां दिन है और गोली चलाने वाला एक भी शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और यही चीज़ बेचैन कर रही है कि ये इतनी देरी क्यों हो रही है। अब देखिए इनमें से कब कौन गिरफ्तार होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है और आगे इसमें से क्या कहानी निकलती है, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना वही सिलसिला। आज प्रियाल तिवारी जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियाल जी। और दीपक तिवारी जी ने भेजा, उनकी पत्नी है सैयद फैसल हसन जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सैयद फैसल साहब। और इनके बेटे अमान हसन जी ने भेजा है। नौरीन का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नौरीन। और ये अब्दुल मुतल्लिब इनकी वाइफ हैं, उन्होंने भेजा है, और इनकी बेटियां हैं इनाया, तो आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा बंटी राउत, बंटी का भी आज जन्मदिन है, महाराष्ट्र से हैं ये, तो हैप्पी बर्थडे बंटी। इसके अलावा ध्रुमी राणा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ध्रुमी। और मनमोहन राणा जी ने भेजा है। साक्षी घराटे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साक्षी। और भावेश ने भेजा, उनके दोस्त हैं। इसके अलावा याशी शर्मा का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे याशी। और शहनवाज अंसारी ने भेजा है। सैलमोन योंजन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सैलमोन योंजन। और ये कालिम्पोंग से हैं और इन्होंने बहुत इमोशनल एक मेल भेजा है। और इनके फादर, और ये अक्सर कहानियाँ शायद साथ सुनते थे, इनके फादर की डेथ हो गई, तो ये अपने फादर को इसलिए बहुत मिस भी करते हैं। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। एंड थैंक यू आपके इस मेल के लिए सैलमन, एंड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि इनके फादर का चेहरा मुझसे काफ़ी मिलता है, तो थैंक यू इस ऑनर के लिए भी। श्री मंती विश्वास, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रीमंती जी। और भोला यादव ने भेजा, उनकी पत्नी है। इसके अलावा हरमनदीप सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हरमनदीप सिंह जी। और ये पंजाब से हैं, एंड थैंक यू सो मच आपकी तारीफ़ के लिए। विक्की कुमार सिंह ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा विवेक रोहिला ने की है। प्रीति दास जी ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है, एंड थैंक यू आपके इस मेल के लिए। शाहनवाज अंसारी, इसके अलावा करुणेश पांडे, इसके अलावा कैप्टन डॉक्टर राहुल शर्मा जीरनवाला, आर्मी में ही है, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। गगनदीप सिंह जी, इसके अलावा सैयद अजहर, थैंक यू सो मच। और हसीना बेगम, तो आप तमाम लोगों के मेल के लिए शुक्रिया। जो कहानियाँ हैं वो बारी बारी से ज़रूर सुनाऊँगा। और आज कहानी में इतना ही। हालांकि आज विनोद शिकारपुरी के हमारे बर्थडे भी है, लेकिन ये फर्जी बर्थडे है इनका। सुबह से पूरी टीम से ये विश ले रहे हैं सबको, ग्रुप में भी चल रहा है। और मैं भी हिल गया, क्योंकि मैंने कहा कि अभी नवंबर में तो बर्थडे मनाया था, ये अचानक साल में 2 बार कौन पैदा होता है। तो पता चला इनके 2 हैं, एक ऑफिस वाले हैं फर्जी, इसमें उन्होंने अपनी एज कम बता रखी है, और एक इनका रियल है, वो नवंबर में आता है। तो खैर फर्जी हो या रियल हो, हैप्पी बर्थडे। इसी बहाने कम से कम पार्टी वार्टी दे देंगे शायद ही आज। तो आज इतना ही। आवाज़ से मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।